शेयर बाजार 700 अंकों से अधिक गिर गया। 2025 का अब तक का सबसे खराब दिन। तो चलिए देखते हैं कि अभी क्या हुआ। हम सीएनबीसी पे जाएंगे और आप इन लोगों के चेहरे के भाव से बता सकते हैं। लगता है कि ये मेरी एक थंबनेल की तरह है। चलो ऐसे देखते हैं। तो डॉव 700 अंकों से गिर गया। वास्तव में मुझे लगता है कि यह 750 है। 2025 का अब तक का सबसे खराब दिन। आर्थिक विकास के बारे में नई चिंताओं पर बाजार को पकड़ना। गैर तैयार लेकिन निश्चित रूप से विद्रोही पूंजीवादी दर्शकों को आश्चर्यचकित नहीं कर रहा। ये तो निश्चित है, या कोई भी जिसने उपज पर ध्यान दिया है। ठीक है, शुक्रवार को नए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण शेयरों में गिरावट आई। डेटा ने निवेशकों के बीच धीमी अर्थव्यवस्था और स्थायी महंगाई के बारे में चिंता पैदा की। ठीक है, मुझे स्थायी महंगाई के बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर यह स्थायी महंगाई होती तो दौरे 10 साल की ट्रेजरी उपज के साथ क्या हो रहा होता, ऊपर, और यह नीचे था। आगे बढ़ते हैं। नुकसान। रुको यहाँ। शुक्रवार को शेयरों की बिक्री हुई। ठीक है, समझ गया। निवेशकों के बीच धीमी अर्थव्यवस्था और स्थायी महंगाई के बारे में निवेशकों के बीच चिंता उन्हें सुरक्षित संपत्तियों की तलाश में ले जा रही है। सही है, जैसे ट्रेजरी। लेकिन फिर हम इस पर एक पल में ध्यान केंद्रित करेंगे। नुकसान बंद होने के समय बढ़ गया क्योंकि व्यापारियों को सप्ताहांत में लंबे समय तक बने रहने का डर था। ये आमतौर पर एक बुरा संकेत होता है। मैं इसे इस तरह से आपको बताता हूं। जब आप शुक्रवार को होते हैं और शेयर या तो निम्न स्तर पर बंद होते हैं या उसके करीब, और दिन के आखिरी 10 मिनट में वे बस गिर जाते हैं। वास्तव में चलो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। चलो कीमत की गतिविधि देखते हैं। दैनिक चार्ट। हम राष्ट्रीय एसएनपी को देखेंगे, लेकिन हम डॉव का एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करेंगे। तो हाँ, मेरा मतलब है मुख्य हलचल दोपहर से लेकर लगभग 3 बजे तक आई, जहां ये बस जंगली कोयोट यहाँ, और फिर आप बंद हुए बिल्कुल निम्न स्तर पर नहीं, लेकिन उसके करीब। और जैसे हम कह रहे थे, ये निश्चित रूप से वो एक बड़ा लाल झंडा है। तो विवरणों पर वापस आते हैं। डेटा की एक बौछार ने नई चिंताओं को उठाया। क्या ये नई चिंताएं हैं? ये किसी के लिए नई चिंताएं नहीं हैं जो इस चैनल को देखते हैं, ये तो निश्चित है। अर्थव्यवस्था के बारे में और निवेशकों को बांड में भेज दिया, जिससे उपज गिर गई। ठीक है। तो ये वास्तव में स्थायी महंगाई नहीं है, है ना? क्या आप वहां बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि आर्थिक डेटा कैसे खराब होता जा रहा है और यही लोगों को बांड में खींच रहा है। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि विकास और महंगाई की उम्मीदें घट रही हैं, न कि जरूरी स्थायी महंगाई, बल्कि इसके विपरीत। मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक 64.7 पर गिर गया। ठीक है, मैं इसे सेव करने जा रहा हूं क्योंकि हम सटीक सर्वेक्षण में जाने वाले हैं। हम अभी थोड़ी देर में यहाँ वेबसाइट पर जाने वाले हैं। लेकिन वास्तव में ये संख्या चौंकाने वाली है, खासकर जब आप उन्हें अपेक्षाओं और पिछले महीने की स्थिति से तुलना करते हैं। पिछले महीने से बस एक बड़ा गिरावट। तो 5 साल की महंगाई की दृष्टि वह आसमान छू गई। तो ऐसा है कि उपभोक्ता बेस नाउ एक चीज के बारे में चिंतित है और बांड बाजार या उपभोक्ता दो चीजों के बारे में चिंतित है, मुझे लगता है। धीमी होती अर्थव्यवस्था, धीमी होती नौकरी का बाजार। जब आप उपभोक्ता या औसत अमेरिकी को देखते हैं तो आमतौर पर यही कारण होता है। और फिर स्थायी महंगाई, जहां बांड बाजार इस पर अधिक ध्यान दे रहा है और कह रहा है ठीक है, हम वास्तव में स्थायी महंगाई के बारे में चिंतित नहीं हैं। हम अर्थव्यवस्था के काफी धीमा होने के बारे में चिंतित हैं। इसलिए दीर्घकालिक हिस्से में गिरावट आई। ठीक है, इस पर वापस आते हैं। वॉलमार्ट के शेयर 2.5% गिर गए, जो गिरावट के दूसरे दिन को दर्शाता है। ये आश्चर्यजनक है। मुझे लगा कि लोग कल की गिरावट पर खरीदारी करेंगे। प्रमुख निवेशक स्टीव कोहेन ने मियामी में एक सम्मेलन से बाजार अर्थव्यवस्था पर कुछ नकारात्मक टिप्पणियां साझा की। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक उदाहरण है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा समय है जहां मुझे लगता है कि सबसे अच्छे लाभ प्राप्त हुए हैं। अगर मुझे महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले तो यह मुझे आश्चर्यचकित करेगा, जिसमें प्रस्तावित टैरिफों का अर्थव्यवस्था पर असर डालना और कुछ सरकारी लागत कटौती के प्रयास शामिल हैं। हाँ, तो लंबे समय में यह अच्छा है ना? लेकिन द्वांशी में यह निश्चित रूप से जीडीपी को कम करता है। कि जीडीपी बस सरकार के खर्च पीई को ही दर्शाता है। इसके अलावा खैर यह सब खर्च है, लेकिन चलो इसे सरकारी खर्च कह लेते हैं, साथ ही निजी क्षेत्र के खर्च को भी। तो जब आप सरकारी खर्च को कम करते हैं तो निश्चित रूप से उस सूत्र के साथ आपको कम जीडीपी मिलेगी। अब आगे आप कहते हैं जॉर्ज ये एक अच्छी बात है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दीर्घकाल में, लेकिन अल्पावधि में इसमें वृद्धि होती है। मान लीजिए कि मंदी की संभावनाएं हैं, जिसे 2 लगातार तिमाहियों में नकारात्मक वास्तविक जीडीपी के रूप में परिभाषित किया गया है। और शायद बेरोजगारी दर में एक बड़ा उछाल, क्योंकि याद रखें, बेरोजगारी दर इतनी कम होने के मुख्य कारणों में से एक ये है कि सरकार इतनी सारी लोगों को नौकरी पर रख रही थी अंतिम भाग में या 2024 के दौरान।
तो ये अगर आप मान लीजिए उन नौकरियों में से आधी हटा देते हैं तो बेरोजगारी दर निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और उन लोगों को अन्य चीजें करने के लिए ढूंढनी होंगी और इस बीच वे उतना पैसा खर्च नहीं करने वाले हैं। मुझे मांग समझ में आती है नीचे, और चाहे वह 1970 का दशक हो, 1980 का या 2000 का। जब मैं समग्र मांग में गिरावट की बात कर रहा हूं, तो यह आमतौर पर एक मंदी का परिणाम होता है और यह आमतौर पर अपस्फीति का परिणाम होता है। यहाँ तक कि 1970 के दशक में यहाँ तक कि 1970 के दशक में ये स्थिर मुद्रास्फीति का दशक था। अगर आप 74-75 की मंदी को देखें, खासकर जब बेरोजगारी दर में उछाल आया और जो 1980 के पहले भाग में जा रहा है, आप देखते हैं अपस्फीति। मुझे लगता है कि यही कुछ है जो बांड बाजार सूंघ रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प है। 2021 के दिसंबर तक 2 से 3 फेड कट्स के लिए अजीब उछाल। आप जानते हैं, ये अद्भुत है। हम बस आगे पीछे करते रहते हैं। बाजार पूरी तरह से द्विध्रुवीय है कि वे फेड दर कट्स के लिए क्या भविष्यवाणी करते हैं। आप जानते हैं, आप 6 महीने पीछे देखते हैं और ये था, क्या था? 6 या 7 दर कट्स, और फिर आप 3 या 4 महीने पहले जाते हैं और तब कोई दर कट्स नहीं थे। और फिर ये आगे बढ़ता है। 6 से 7 और फिर कोई दर कट्स नहीं। अब हम 2 से 3 पर वापस आ गए हैं और सबसे अधिक संभावना है कि अगले 2 या 3 महीनों में हम 6 से 7 पर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये चक्रों में बहुत सामान्य है। यह 2008 में जिस तरह से हुआ, उसके बहुत समान है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार जनवरी-फरवरी में वे वास्तव में दरें घटा रहे थे, तो यह अलग होगा। लेकिन बात यह है कि आपके पास ये सब शोर है और बाजार बस ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। और फिर आप यहाँ पर हैं और ये बस चीज की प्रकृति है। 30 दिन के फेड फंड्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में शुक्रवार को ट्रेडिंग सीपी को अब लगभग 55% संभावनाएं दिखा रही हैं। फेडरल रिजर्व साल के अंत तक दरें 2 से 3 बार घटाएगा, 3.5 के रेंज तक, 3.75 तक। चलो बस 3.5 कह देते हैं, जहां आज ये 4.25 है। गुरुवार को संभावनाएं लगभग 44 थी, तो वहां निश्चित रूप से बड़ा कूद है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी वो रेबेल कैपिटलिस्टों से मिलते हैं। यह ऑरलैंडो में है 23 मई को 25 तारीख तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन नॉल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी खरीदते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट खरीदें और मैं आपको 23 से 25 मई को ऑरलैंडो में मिलूंगा।